जो है मुद्दा जो है राम मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद मस्जिद बची रह गया। नरेंद्र मोदी जी है, योगी जी लाए क्या राम को? अरे राम तो सबके दिलों में है। इनके इंस्टीट्यूशंस नहीं है, इनके लिए रोजगार के लिए बारे में कोई नहीं सोचता। इसको कैसे उठाना है? नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा और लल्लन टॉप की टीम हीरा इस बार नाम रखने की भी एक वजह है। हमारे जो कैमरामैन हैं जेरी, उनसे हमने पूछा भाई टीम का नाम हीरा क्यों रखता? हमने तो गंगा रखने को कहा था। तो इनका कहना है हम लोग आदमी बहुत हीरा हैं, इसलिए इन्होंने नाम टीम का हीरा रख दिया है। फिलहाल टीम हीरा पहुंच गई है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी की एक हॉट सीट मुजफ्फरनगर ज़िले की मुजफ्फरनगर सदर सीट पे। यहाँ से फ़िलहाल विधायक हैं कपिल देव अग्रवाल, बीजेपी से मंत्री भी हैं। सभी पार्टियों ने प्रत्याशी अपने घोषित कर दिए हैं। रालोद और सपा गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर सौरभ स्वरूप प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से सुबोध शर्मा हैं, बसपा से पुष्पांकर पाल हैं और आम आदमी पार्टी से आभा शर्मा हैं। हम इस वक्त आ गए हैं फक्कर शाह चौक है ये, और यहाँ लोगों से बात करेंगे, समझेंगे कि फ़िलहाल क्या मुद्दे हैं मुजफ्फरनगर सदर के और इस इलाके के क्या मुद्दे हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुटे हुए हैं, उनसे बात करना शुरू करते हैं। क्या नाम है साहब? दिलशाद पहलवान। दिलशाद पहलवान जी। ये पहलवान जुड़ा हुआ है इसके पीछे? पहलवानी हाँ, हमारे अखाड़े हैं, अखाड़ा हाँ, हम सिखाते हैं खुद। सिखाते हैं? हाँ, खुद सिखाते हैं। कब से कर रहे हैं पहलवान? हमें हो गए 30 साल करते हुए। 30 साल। अब तो छोड़ दिया, अब हमारे बच्चे कर रहे हैं। बच्चे कर रहे हैं? हाँ, ये अच्छी बात है कि आप भी करते थे, आपके बच्चे भी। हमारे बच्चे हैं। तो कहीं कुश्ती चैंपियनशिप वगैरह होती है, कहीं जाते हैं? हाँ, मैं नेशनल लड़ा हूँ। हाँ, मुरादाबाद से सिल्ट आई है, मैं नेशनल खुद नेशनल लड़ा हूँ। नेशनल के आगे क्या होता है? नेशनल पूरे नेशनल उस पर लड़ा हूँ, पूरे हिंदुस्तान पे, मतलब नेशनल लेवल पे कुश्ती। इसके आगे इंटरनेशनल ट्राई नहीं किया? नहीं और कुछ नहीं ट्राई करा फिर उसके बाद। हाँ, उसकी फिलहाल हम आपके इलाके में आए हुए हैं। मुजफ्फरनगर सीट है ये, मुजफ्फरनगर सदर सीट। यहाँ से विधायक हैं कपिल देव अग्रवाल, मंत्री भी हैं, बीजेपी के नेता हैं। कैसा काम रहा उनका? काम उनका ठीक रहा, ऐसी बात नहीं, उनका काम अपना ठीक रहा। मगर हम जो है एक चेहरा, हम तो ऐसा नहीं, हमारे मुसलमान को विधायक के लिए हम अब से पहले वो भी बड़ा वैसा समाज से थे जिन्हें जिताया था चितरंजन स्वरूप जी को, और उससे पहले जिताया वो गौरव स्वरूप जी को। मतलब हम हिंदू जो है, हिंदू बहुमूल्य सीट है, वो उन्हें जिताते हैं। अब जो है मुद्दा जो है राम मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद मस्जिद बची रह गया। अरे मस्जिद मंदिर से क्या ताल्लुक है इसका? अब तो लोगों को देखना चाहिए कि हमें मस्जिद से क्या वो हो रहा। अरे तुमने राम मंदिर, अभी तो राम को लाए हैं, हम उनको लाए। राम 5, 7, 10 साल से थे। प्रभु श्री राम 5,000 सालों से है, जाने कब से चला रहे। हमारे दिल में है प्रभु राम श्री राम क्या है। अब तुम कह लो जो राम को लाए हैं हम उनको लाए। राम को ये लाए क्या? नरेंद्र मोदी जी है, योगी जी लाए क्या राम को? अरे राम तो सबके दिलों में है। और बाबरी मस्जिद रही, बाबरी मस्जिद का बाद बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कह दिया सबको अटल है। हमने कोई विरोध, हिंदुस्तान के अंदर कोई विरोध किया है क्या? कहीं एक विरोध है क्या मुस्लिम का कि फला जगह फला चौराहे पे विरोध, फला जगह? जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला निर्णय है बहुत अच्छा है। क्या आप कह रहे हैं राम मंदिर बन रहा है, ठीक है, वो अलग मुद्दा था, सुप्रीम कोर्ट से पास हो गया और भारत के मुसलमानों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, कर लिया। आप कह रहे हैं कहीं विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ? कुछ भी नहीं है। हालांकि भाजपा या उनके समर्थक उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं कि क्योंकि हमारी सरकार है केंद्र में और क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, लेना यार, क्या मतलब है? क्या लेना देना, क्या उनका क्या लेना देना इस चीज से? सुप्रीम कोर्ट ने उसे फैसला किया, तुम्हारा सरकारों से क्या ताल्लुक है उसका? सरकार से तो ना नरेंद्र मोदी जी का ना योगी जी का मतलब। अरे जो सुप्रीम कोर्ट का या यूँ कहो फिर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करा, हमने करा। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है हमारे आगे। तुम सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गए क्या? अरे सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है भाई, और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया आज, वो हमें सबको मान्य है, चाहे वो मस्जिद का मंदिर का जैसा भी देता। कहीं विरोध हुआ क्या आज तक बताओ? बस 80-20 80-20 80-20। अरे हम 80-20 में रह गए। हमारे वोट भी लोग अगर भी 80-20 करोगे यार, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो दिल की दुखने की बात है। 80-20 नहीं होना चाहिए। 80-20। मेरा नाम डॉक्टर हसन मेहदी है। सरकार का काम मंदिर या मस्जिद बनाना नहीं होता। मंदिर या मस्जिद आस्था से बनते हैं और आस्था धर्म से पैदा होती है। सरकार का कोई धर्म नहीं होता। हमारा लोकतांत्रिक देश है, सरकार को चाहिए यहाँ विकास करे। जिस तरह कोविड में लोग मरे, आपने देखा होगा, गंगा में लाशें बहीं, कब्रिस्तानों में कब्रें खोदने वाले थक गए, लाशों की गिनती नहीं कर पाई सरकार। क्या उस टाइम हिंदू हो या मुसलमान, कोई अपने बीमार को लेकर ना मस्जिद गया ना मंदिर गया, उसने ढूंढे तो केवल अस्पताल। और अस्पतालों की दुर्दशा इतनी ख़राब थी, सरकार
खामखा वाहवाही कर रही है। ये हाल पूरी दुनिया ने देखा। हम शर्मिंदा हैं कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी दुर्लभ और लाचार महसूस हुई। ये मंदिर मस्जिद ये आस्था का मुद्दा है। सरकार तो योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने इतनी अच्छी व्यवस्था की यूएनओ में। हमारे सुनो, सरकार गंगा में से मैंने खुद देखी, हमारे यहाँ भी 2 लाशें बहक आई। वो हमारे मुस्लिम महल्ले के लोगों ने उसे उठा और उसे 72 तो नुला कर उसे जो भी उनकी प्रक्रिया थी दफना का है, जला का है, मतलब मूर्त घाट पे गए। ऐसा तो तुमने कई जगह देखा होगा, बहुत जगह देखा होगा, मुसलमान लोग ले जा रहे ठा के। और सरकार डरे नहीं, जैसे ऐसा नहीं, डरा कोई नहीं। अरे जो होता ऊपर वाले के हाथ में है, जो अगर बीमारी दी तो लेगा भी वही, उसके हाथ में है। मुजफ्फरनगर की छवि के बारे में बात कर लेते हैं। जिस तरीके से मुजफ्फरनगर का नाम आता है तुरंत हिंदू मुसलमान की बात होने लगती है ना। तुरंत एक दंगा याद आता है, 2013 का दंगा। मैं समझना चाहता हूँ आप लोगों से कि 2013 के दंगे से पहले और दंगे के बाद क्या बदला। भाई साहब 13 को तो भूल गए लोग, आज वही दर्द इनके दिल में है। 13 को लोग भूल गए ना, वो दर्द उठाओ फिर। जाट मुस्लिम पला, अरे एक तो जाट लैंड ले जानो, जाट लैंड। अरे जाट लैंड के अलावा गुज्जर है, ठाकुर है, सब कुछ वोट तो ने सबके मिलने हैं, बहुत सब है, सबके नाम लो। जाट लैंड को बेचारे को उठा के रख दिया उन्होंने। जाट लैंड क्या है बताओ? ये है दुनिया में ऐसी नफरत वाली बात कर रखी है यार, बिल्कुल हद कर दी। अरे मैं तो यूँ योगी आ जाए दोबारा, नफरत की तो बात ना करें, अच्छी बात करें। अच्छी बात से दुनिया रहेगी। विकास की बात कह रहे हैं योगी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर बात नफरत वाली नहीं होनी चाहिए। ना, नफरत वाली ना होनी चाहिए, नफरत वाली ना होनी चाहिए, प्यार की बात। जैसे एक बयान आया है आजकल योगी जी के, बड़ा चर्चा में ट्वीट किया कि मुजफ्फरनगर में गर्मी शांत कर देंगे, शिमला बना देंगे। ये किसके लिए किसके लिए कह रहे हैं? शिमला बनाओ, हमारे लिए तो टूरिस्ट वो हो जाएगा। अरे बना दो, ठंडा बना दो, चाहे मुजफ्फरनगर वहां से यहाँ ले आओ मसूरी को, हम उनके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसे शिमला बना दो या बना दो गंगा जमुना तहजीब का मामला है। मुजफ्फरनगर मोहब्बत नगर है, यहाँ आबे जमजम भी यही सर, गंगा भी यही सर। वो जो वहाँ से आबे जमजा कर यहाँ गंगा में नहा स्नान करके निकलते हैं लोग। ऐसा नहीं नफरत वाली बात। बनाओ शिमला तो बना दो, हम तो कह रहे शिमला बनाओ, मसूरी बना दो, से अच्छा है, लोग नहाए गए। अरे टूरिस्ट वो हो जाएगा हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर का भी। ऐसा है, सरकार अपनी नीतियों को, गलत नीतियों को छुपाने के लिए ऐसे बयान दे रही है। मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए ऐसे बयान देते हुए। वो सिर्फ और सिर्फ 20% यानी मुसलमानों को दिखाकर वो 80% हिंदुओं को डराना चाहते हैं, इसलिए ताकि हिंदू एक हो जाए और वो फिर दोबारा सत्ता में आ जाए। ऐसा क्यों होता है? मतलब ये चीज़ बदल क्यों नहीं पा रही है? मुसलमानों को डर दिखाकर हिंदुओं से वोट लेते हैं, तो ऐसा क्या है भाई? क्यों हिंदू डर जाता है? क्या ऐसा कभी होता था? 2013 के पहले और 2013 के बाद की बात होती है, ये होता क्यों है? ऐसा है हमारे एक मिसाल दे दो कि डर आप लोग अब से पहले हमने कितने लोगों को मार दिया यहाँ मुसलमान ने, अब से 2013 के बाद ही बस हिंदू मुसलमान। समझना चाहता हूँ, आप लोग चर्चा करते होंगे आपस में कि हमने ऐसा क्या किया, डर क्यों दिखाया जाता है? बड़ा मेरा डॉक्टर फारूक हसन नाम है मेरा, और मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ और PhD होल्डर हूँ। एक्चुअली क्या है कि बड़ा आसान तरीका है वोट लेने का, और ये जो धर्म है एक अफीम की तरह है। आप किसी को चटा दीजिए, वो आपसे कुछ और नहीं मांगेगा, तो वही अफीम इनको चटाई हुई है। एक आसान रास्ता है कि बजाय इसके कि लोग सड़क का सवाल करें, स्वास्थ्य का सवाल करें, रोज़गार का सवाल करें, महंगाई का सवाल करें, उनको ये डर दिखाया जाता है कि मुसलमान तुम पर हावी हो जाएगा। जबकि अगर आप देखेंगे तो हालांकि यहाँ पे पॉपुलेशन 40 to 45% मुस्लिम्स की है, लेकिन बहुत आराम से, बहुत सुकून के साथ आपस के एक दूसरे के त्यौहार में शरीक होते हैं, एक दूसरे के आना जाना है, शादी ब्याह साथ हैं, बराबर की दीवारें एक हैं, और सदियों से ऐसा चला आ रहा है। ऐसा मतलब जो बाहर के लोग हैं उनके बीच मुजफ्फरनगर की छवि है, यहाँ के लोगों के हिंदू मुसलमान में आपस में जो रिश्ते हैं उनको इस तरीके से फ्रेम किया जाता है। दंगे के बाद ऐसे फ्रेम किया जाता है बाहर कि लोग मुजफ्फरनगर लोग सोचते हैं कि बिल्कुल यहाँ हिंदू मुसलमानों में झगड़ा लगातार चल ही रहा होगा। मैं समझना चाहता हूँ कि क्या बदला है, क्या कुछ हुआ है? नहीं, बदला नहीं, असल में क्या है, एक फेज था, वो भी पॉलिटिकल उनके मोटिव्स थे कुछ उस तरह के, पंचायतें हुई और एक फेज था, वो गुजर गया। और ये इतना बॉन्ड, इतना यूनाइटेड है हम लोग, इतना आपस में जुड़े हुए हैं कि इसे अलग नहीं किया जा सकता आसानी से। 6 महीने साल भर का पीरियड था, वो 2 साल का समझ लीजिए। उसके बाद जो लोग जो जिस तरह से माइग्रेट हुए थे वो अपनी अपनी जगह सेटल हो गए,
तो अब आगे का देख रहे हैं। उन बातों को आप बार बार कुरेदेंगे, वो जख्म बार बार हरे करेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। हमें आगे का देखना है। हम दंगे को और खुद भूलना चाह रहे हैं, दंगे का दर्द हम खुद भूलना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री बार बार ये कह के याद दिला रहे हैं कि मैं दंगे का दर्द नहीं भूला हूँ। ये क्या संदेश देना चाहते हैं? यानी जनता चाहती है कि शांति रहे और सरकार चाहती है अशांति रहे। ये सबसे बड़ी सरकार की नाकामी है। भाई भाई में नहीं होता, और भाई भाई में भी तो को- होता है झगड़ा। अरे एक झगड़ा था, एक झटका था, हल्का सा निकल गया। भाई भाई का वो हमारे भाई, हम उनके भाई, वो हमारे बड़े भाई, हम उनके पूरे छोटे दिन भाई। कोई याद नहीं अरे करना छोटे बड़े भाई का झगड़ा था, निपट गया। और दो पूरे दिन को याद करेंगे क्या? मुझे 2013 को भुला चुके से। आप कह रहे हैं भुला चुके हैं, पर भूलने नहीं दिया जा रहा है, बार बार याद दिलाया जाता है। पूछो जिसके घर में रोटी नहीं थी, जिसके घर में खाने को नहीं था, 2013 का उसका पूछो, जिसके घर में कुछ नहीं था। अरे हम तो अपने अपने सहन जैसे कर लेंगे, उनका घर से पूछो, झगड़ा उनका झेलना पूछो, एनआरसी उनसे पूछो जो एनआरसी लगी थी हमारे पे, लॉकडाउन उनसे पूछो जिनके घर में खाने को नहीं होता, उनके घर से पूछो। हम तुम तो कर लेंगे ये तो जुगाड़, उनके घर से पूछो। एक दिन झेल नहीं सकते, एक दिन के लिए। और सरकार अपनी पीठ थपथपाई है ये कह के कि हमने लॉ एंड ऑर्डर कायम किया। पहले बदमाश एक बार लूटता मैं था। बड़े बड़े पोस्टर भी देख रहा हूँ मुजफ्फरनगर में लगे हुए हैं, और मुजफ्फरनगर की जब चर्चा होती है तो सरकार में जब यहाँ पे उनके जो भाषण होते हैं, रैलियाँ होती हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी बात करते Law and order हैं के कि बारे में- ऐसा लगता है जैसे मुजफ्फरनगर में पहले सिर्फ गुंडे गुंडे थे और खास तौर पे, और बाद में सब ठीक हो गया, ऐसा फ्रेम किया जाता है। भाई साहब इसमें यहाँ आप कोई सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर यानी हर टाइम कायम रहा लॉ एंड ऑर्डर। पहले बदमाश एक बार लूटता था, लूट एक बार हुई 10,000 की, किसी की 20,000 की, लेकिन आज सरकार रोज लूट रही है हमें। तेल की महंगाई के नाम पे, गैस सिलेंडर की महंगाई के नाम पे, करों की महंगाई के नाम पे सरकार लुटेरी हो चुकी है। सरकार हमें रोज लूट रही है। एबीपी की अभी एक तो ये लॉ एंड ऑर्डर हमें नहीं चाहिए, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर हमें वही पुराने दिन चाहिए जो पहले चल रहे थे। 34 लाख कुछ क्राइम है, पूरे 34 लाख कुछ क्राइम यूपी के अंदर है, यूपी सरकार में। और 24 लाख कुछ क्राइम उसके अभी एबीपी न्यूज़ थी, एबीपी जी रिपोर्ट है उसमें, बढ़ा है। उसमें जो बढ़ा हुआ है क्राइम वो तो फैक्ट्स हैं, फाइंडिंग्स क्या है, हैं, क्या उसमें कोई नहीं कह सकता। लेकिन इस आपने यहाँ बैनर्स भी देखे होंगे, उसमें सिर्फ यही बात है कि ये सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ये कम्युनिटी आप पर हावी हो जाएगी, ये कम्युनिटी आपको कहीं ना कहीं दबा देगी। ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम्स का आप देख लीजिए, ज़्यादातर ये 2 या 3% लोग जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं। बाकी तो सब ये दस्तकार लोग हैं, हुनरमंद लोग हैं, मिस्त्री लोग हैं। ये अपनी इनकी वही है 500-600 रुपये या 1,000 रुपये रोज़ की इनकी दाढ़ी होती है, इसके अलावा सोचते ही नहीं। इनके इंस्टीट्यूशंस नहीं है, इनके लिए रोज़गार के लिए बारे में कोई नहीं सोचता। इसको कैसे उठाना है? आप ये समझिए कि यूपी की एक पॉपुलेशन 20-22% मुस्लिम्स की है। अगर वो मार्जिनलाइज रह जाएगा, वो पीछे रह जाएगा, तो कैसे आप देश को आगे ले जा पाएंगे? आपका 20-25% आदमी अगर गरीबी रेखा के नीचे है, अनएजुकेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट है उसके पास, तो कैसे आप पूरी कम्युनिटी को आगे ले जा सकते हैं? देश को आप कैसे एक चीज़ नोटिस करता हूँ लगातार, जब इस तरह की बातें आती हैं, जब सरकार से सवाल पूछा जाता है तो वो ये क्लेम करते हैं कि हमारी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे यहाँ योगी आदित्यनाथ हो, वो कहते हैं उसमें हम भेदभाव तो करते नहीं, वो तो मुसलमानों को भी मिल रही हैं, वो सभी हिंदुओं को भी मिल रही हैं। यहाँ पूरे किदवई नगर में खाला पार की सड़कें देख लीजिए आप। यहाँ आप अगर सड़कों का निरीक्षण करेंगे तो आपको भेदभाव साफ नजर आएगा। हम ये पूछना चाहते हैं, जब एक मंत्री बन गया तो वो पूरे जिले का मंत्री है, उसके लिए ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, उसको विकास करना है, पूरे शहर का विकास करे। प्रधानमंत्री भी हमारे प्रधानमंत्री हैं यार, ऐसा नहीं। वो हमारे पूरे देश के प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री, और जो दिया है उसका एहसान है। अब उसका एहसान को थोड़ा जिताएंगे थोड़ा ही। अगर चलो मुसलमानों को भी हम जो कह रहे हैं 20-30%, 50% मकान दिए, राशन दिया, अरे कुछ जता रहे हो से या मुंह पे क्यों ला रहे? जो दे दिया तुम मुंह पे ला के तुम वो जाकर थोड़ा ही करोगे। सोशल स्कीम्स होती हैं, वो तो पूरी सोसाइटी के लिए होती हमारे लिए है। तो भाई लेकिन साहब क्या है कि अब ये देखा जाता है आमतौर पर, छोटे इलेक्शंस में भी ये देखा जाता है कि कहाँ से मुझे वोट मिला है। जहाँ से वोट मिला है, जो मेरे हाथ के काम है वो मैं वहाँ कराऊंगा। जो मेरे पास जो निधि मिलेगी, विधायक निधि या सांसद निधि है, मैं वहाँ खर्च करूंगा। साहब ने आरोप लगाया कि भाई मंत्री तो है, तो पूरे जिले का है, तो क्या जो यहाँ बीजेपी के मंत्री हैं, जो बीजेपी के यहाँ पे विधायक हैं, आपका क्लेम ये है कि वो इस तरफ जो मुस्लिम इलाका है वहाँ विकास, वहाँ सड़कें, वहाँ काम नहीं कर। वहाँ नहीं आते हैं। देखिए, जो प्रधानमंत्री हैं वो पूरे देश के हैं, मुख्यमंत्री हैं पूरे प्रदेश के हैं। इसी तरह से सांसद और विधायक जो हैं वो अपने पूरी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के होते हैं, लेकिन वो उन इलाकों में जाते हैं जहाँ से उनको वोट मिला है। वो एक परसेप्शन, एक आम परसेप्शन है कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करता। लेकिन आप अगर उसको साथ लगाएंगे, इस तरह के बयान से बचेंगे, एक आप क्या दिखाते हैं, वो डर मुस्लिम के अंदर भी बैठता है, उसे लगता है कि उसकी पार्टी नहीं है, और फिर क्या हो, पोलराइजेशन होता है। और जब पोलराइजेशन होगा वो देश के लिए, समाज के लिए हमेशा घातक होता है। ऐसा बनाया जाता है या बीजेपी कहती है कि मुसलमान हमको वोट नहीं देता, क्या करे जो देगा? देखिए 403 विधानसभा हैं,
24% मुस्लिम है यूपी के अंदर, 22-24%। क्या एक भी टिकट मुस्लिम को नहीं दोगे आप 403 में से? मैं खुद मांग रहा था। आप मैं कह रहा हूँ 24% मुस्लिम है, 22% मुस्लिम है, आप 10% टिकट दीजिए, 40-45% आप टिकट तो दीजिए। आप पहले उन्हें मेन स्ट्रीम में लाइए। जब उनका विधायक विधानसभा में नहीं होगा तो उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? आप आवाज़ उठाते नहीं है। आप ये कहते हैं कि आप वोट नहीं देते इसलिए हम आपकी आवाज़ नहीं उठाते। तो जब आप टिकट देंगे, आप उनको मेन स्ट्रीम में लाएंगे, तब आप उनको, तभी तो वो अपनी आवाज़ उठा पाएंगे, तभी तो वो अपना हक मांग पाएंगे। हमारा भाईजान मैं बीजेपी से टिकट मांगा, मैंने ABP IBN 7 पे चला मेरा। मैंने धर्मवीर बालियान थे जो उनके प्रवक्ता थे यहाँ के, डॉक्टर धर्मवीर बीजेपी कहाँ के हुए, बीजेपी से मैंने मांगा मुझे तो टिकट। मैं लड़ता हूँ यहाँ मुजफ्फरनगर 6 सीटों पे 1 टिकट दो मुझे, मैं मुसलमान हूँ, मुझे दो। किससे मिले आप? बीजेपी किसी नेता से? बीजेपी के हाँ मिले, वो डॉक्टर धर्मवीर नहीं क्या, धर्मपाल के भाई जो सोनवीर MP है, पूरा MP मैंने मांगा, बिल्कुल डिबेट में मांगा, मगर 6 सीटों पे मुझे 1 दो, बीजेपी दो ना, जब सबका साथ सबका विकास। बार मांगी आपने? हाँ अभी इस बार मांगी मैंने बीजेपी से। टिकट की तो बहुत दूर की बात, हम वो वोट भाई मांगने साहब तक नहीं आते। इम्तिहान देते हुए आधी सदी बीत गई, फिर भी इल्ज़ाम है हम पर के वफादार नहीं। हमारे दिल में तो उनके लिए वफादारी है ही नहीं। एक मुद्दत से भटकने का अमल जारी है, वो कबीला हूँ कि जिसका कोई सरदार नहीं। हमारे लिए कुछ नहीं थी, वो समझ रखा है। हम तो चाहे जैसे आलू है गोल लो, चाहे जिसमें सब्जी में लो और फेंक दो, चाहे इसमें लो तेजपात का पत्ता है निकाल दो, ऐसा समझ लिया बस। अरे 22,000 वोट हमने, 22,000 चाहे पूछ लो, सांसद संजीव बालियान पे थे नहीं हमारे, 4,000-5,000 से जीते हुए 22,000 वोट मुसलमान का था यहाँ मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान पे। संजीव बालियान कभी आए आप लोग? अरे नहीं, हो तो आना जाना तो लगा ही रहे। देखो जो आना जाना, वैसे तो वोट मांगने में आना जाना तो लगा रहे उनका। इस बार विधानसभा चुनाव आ गए हैं, प्रत्याशी भी सभी घोषित हो चुके हैं, बीजेपी के भी घोषित है, भाई मंत्री रिपीट हैं, और गठबंधन के भी प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, बसपा के भी हो चुके हैं। और मैंने एक बातचीत सुनी लोगों के बीच, आज सुबह से मैं घूम रहा हूँ चर्चा में, कि मुस्लिम थोड़ा कंफ्यूज है मुजफ्फरनगर का। लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि RLD और सपा गठबंधन ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी, 6 की 6 जो विधानसभाएं हैं उसमें एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं दिया। क्या इसको लेकर कोई चर्चा है यहाँ पर? इसको मैं बताता हूँ आपको, इस टाइम मुसलमान हो या हिंदू सब इतने समझदार हो चुके हैं, उन्हें ना तो जातिवाद से मतलब, सिर्फ और सिर्फ हमें विकास चाहिए, चाहे सरकार बीजेपी की बने, चाहे सरकार लोकदल की बने, समाजवादी बने या बसपा की बने, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हमें केवल विकास चाहिए, हमें स्वास्थ्य प्रणाली हमारी स्वस्थ होनी चाहिए, शिक्षा को लेके नीतियाँ बननी चाहिए। आज लॉकडाउन की पूरी फीस तो कहराना नहीं के यानी 1 लाख रुपए पर ईयर मैंने अपने बच्चों की जमा की है, बच्चे मेरे घर पे, और ओवरलोड ये डाला गया, 700 रुपये का रिचार्ज कराया, 10,000 रुपये का मोबाइल लिया। ये लॉकडाउन पे सरकार ने हम पे कोई कर्म नहीं किया और हमारी जेबों से पैसा निकाल लिया। तो अब हमें अल्लाह के वास्ते ऐसी सरकार चाहिए कि जो इस देश में विकास करे, ना कोई हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना सिख हो, ना ईसाई। अगर आ जाओ योगी भी तो विकास तो हमारा कर दो। हमें जो तो 80-30 में क्यों गिन रहे हैं? इसमें एक चीज़ और है बस नाहिद हसन और कहराना मुजफ्फरनगर। अरे मुजफ्फरनगर वालों को कौन सी गलती कर दी हमने? गलती तो बता दो हमारी, क्या है हमने क्या कर दी बताओ तो। 2013 में हमारे, तुम बसी गांव में उठा के देख लो है ना, तुम ना आपने देखा होगा तो अपनी आंखों से, कहाँ रिफ्यूजी तो हमारे हमसे ज़्यादा कहाँ है पड़े हुए, तुम देखो। और ये तो हिंदू मुसलमान भाई साहब जब झगड़ा हुआ तो ये तो मरने थे, ये एक हादसा था टल गया, अब इसे लोग भूल चुके। अब मोहब्बत नगर है, मोहब्बत नगर की तरफ जब होता है सर, जब चैनल्स जो है ना वो बिल्कुल सच्चाई से दूर दिखाते हैं रिपोर्ट, बड़े चैनल्स रिप्यूटेड जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो इस तरह दिखाते हैं कि जैसे पलायन कैराने से हो गया। आप अगर कैराने में जाएंगे, आदमी अपने रोजगार के लिए जाता है और तरक्की भी करता है, और पलायन जो हुआ वो हिंदू मुस्लिम सभी का हुआ। और अगर धमकी भी दी गई तो उस गैंग में, जो मुकीम काला का गैंग था, उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों तरह के उसमें क्रिमिनल्स थे, उनका एनकाउंटर हो गया, ख़त्म हो गया वो फेज़, और वो लोग वापस आ गए। और इसी तरह से यहाँ के दंगों की तस्वीर भी ऐसी दिखाई जाती है कि यहाँ पता नहीं क्या हो गया था, जबकि अब माहौल बिल्कुल ठीक हो चुका है। उसे बार बार इसे कहना, इस तरह से करना, अब एक पब्लिक भी सब समझ रही है, आम जनता चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, उसे मतलब है अपने रोज़गार से, उसे मतलब है कि बच्चों की फीस जानी है, घर में बीमार है, जवान बच्चे हैं, उनके लिए रोज़गार का कोई मामला नहीं, कोई नौकरी का मामला नहीं है।
लेकिन इस तरह की चीजें दिखाई जाएंगी, इस तरह की चीजें बताई जाएंगी, तो अब सब लोग इस चीज को समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। जिन्ना और पाकिस्तान कौन है क्यों जिन्ना और पाकिस्तान? क्यों आता है? मैं तो जानता नहीं, मैं तो अपने घर के जिन्ना को जानूं। चुनावों के समय ही ये नाम क्यों आते हैं? पाकिस्तान केवल जिन्ना, ये अरे कौन है जिन्ना? जातियों को बांटने के लिए। कौन है जिन्ना? हमें तो पता लगे जिन्ना, हमारे बच्चे नहीं जानते, नहीं जिन्ना को क्या पता, उन्हें नहीं पता जिन्ना और पाकिस्तान जिन्ना। अरे है कौन जिन्ना? हमारे घर के जिन्ना है, हम तो नहीं जाने। हमारी हम किताबों में- और हम तो थूकते हैं जिन्ना और पाकिस्तान पे। हिंदुस्तान की मिट्टी है, हम हिंदुस्तान में रहने वाले, क्या मतलब हमारा पाकिस्तान से? हमारी बचपन तो में क्या जो पढ़ाई गई हमें खाने को किताबें- देगा पाकिस्तान? अरे हिंदुस्तान में हम जैसे कैसे हैं, चाहे हमारी कैसी हुकूमतें हैं, कैसी भी है, अरे हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, हमारे बड़े की मिट्टी इसमें है। ऐलान कर रहे हैं बड़ी आन बान से, मर कर भी हम ना जाएंगे हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के वासी हैं हम। बस ध्यान रखना। और फिर ऐसा क्यों किया जाता है? बार बार क्यों जोड़ा जाता है? बार बार इस तरह के नाम क्यों लिए जाते हैं? जैसे हम आतंकवादी हो भाई, हम तो मुजफ्फरनगर मोहब्बत नगर के नाम से लेना है भाई साहब, मोहब्बत नगर है तो इसे बहुत गहराई में जाओ, इससे बड़ी मोहब्बत नगर मिलनी नहीं तुम्हें। आज ये बता रहे बस मुजफ्फरनगर। अरे यही योगी जी ने कहा शिमला बना दूं, और बोला तो शिमला तो अच्छा है, वो शिमला बना दे, मसूरी बना दे से, वो डेवलपमेंट करना चाह रहे इसका, वो नहीं है जो तुम चाह रहे हो, वो नहीं है वो उनका मकसद। वो कह रहे हैं मैं से शिमला बनाऊंगा, बहुत खूबसूरत बनाऊंगा मुजफ्फरनगर, उनका मकसद ये है और कुछ नहीं है। वो किसी गर्मी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं गर्मी ठीक कर दो। अरे गर्मी अंग्रेजों नहीं की निकालने में, गर्मी कहाँ निकाल लेंगे भाई साहब, वो तो उनकी सोच है, बस वो बहुत अच्छा काम करेंगे, राय भी तो कोई दिक्कत नहीं, सरकार- हमारे लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। सरकार अंग्रेजों की नीति पे काम कर रही है, वोट डालो और राज करो। समाजवादी कौन सी पार्टी से भाई साहब? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। क्या नाम है आपका? अब्बास जी, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं? कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता है। क्या माहौल है समाजवादी पार्टी का इस बार? इस बार माहौल बहुत अच्छा है और सभी 36 बिरादरियां गठबंधन के साथ है, सब गठबंधन के साथ। और अभी 2 दिन पहले अमित शाह जी आए, वो एक यानी गृह मंत्री हैं देश के, एक उच्च गरिमा के पद पे हैं। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कभी यहाँ आके बात करी, किसकी दंगों की बात करी, यानी वो आके यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। योगी जी की वीडियो वायरल हो रही है, उनका वीडियो से लग रहा है धमका रहे हैं सबको कि भाई मई जून के मैं भी गर्मी निकाल दूंगा, ये कर दूंगा। तो बीजेपी खोखली हो गई, इसके पास कुछ नहीं है और सब समाजवादी और गठबंधन के साथ लोग हैं। तमाम खबरें ये भी आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी ने टिकट बंटवारा जो किया खासतौर मुजफ्फरनगर में, वो अच्छा नहीं रहा है ना। तमाम लोग मुझे दिन में मिले, उन्होंने ये भी शिकायत की कि 6 सीटों में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है। क्या मुस्लिम, क्या बटेगा इससे मुस्लिम वोट यहाँ पर? पर मुस्लिम वोट बटेगा नहीं, क्योंकि पहले शामली इसमें ही था और अभी शामली अलग हुआ है, तो शामली भी इसी का एक हिस्सा है। शामली ज़िले में 2 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट मिला है, तो वो भी इसी का हिस्सा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना वोट बटेगा। मुस्लिम को इससे कोई शिकायत नहीं है। ऐसे आप देखिए शामली में 3 में से 2 टिकट मुस्लिम के पास हैं, मेरठ में 7 में से 4 टिकट मुस्लिम के पास हैं, तो गठबंधन की भी अपनी मजबूरी होगी, पार्टी सभी चीज़ें। मेरठ में लोग कह रहे हैं जाट नाराज हो गए। कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है। हाँ कुछ ये होता है कि देखिए एक सीट पे 5 दावेदार हैं, 4 को टिकट नहीं मिला, 1 को मिलना है, तो उन चारों में थोड़ी दिन की नाराजगी होती है, लेकिन एक मेजर ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव के लिए जो है मुस्लिम जो है वोट करेगा, विकास के लिए वोट करेगा, विकास के लिए वोट। बिल्कुल। अच्छा, विकास की आपने बात की, जो जाते जाते मैं मेन सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जो भी सरकार आती है, सपा की आए, बसपा की आए, कांग्रेस की आ जाए, बीजेपी की आए, मुजफ्फरनगर के जो आपका इलाका है, यहाँ के लोगों का डिमांड क्या है, क्या चाहती है, अपेक्षाएं क्या हैं सरकार ये से? डिमांड सबसे पहली चीज़ तो ये है रोज़गार की हालात बड़े ख़राब हैं, और एक जो शहर है हमारा कंजेस्टेड है बहुत ज़्यादा, आपने देखा भी होगा। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की भी एक समस्या है, निकलना भारी है लोगों का, चलना भारी है, और यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, बड़ा मेडिकल कॉलेज यहाँ पे चाहिए। पॉपुलेशन इस ज़िले की बहुत ज़्यादा है और आमतौर पर लोगों को मेरठ दिल्ली जाना पड़ता है इलाज के लिए, या एम्स ऋषिकेश में जाना पड़ता है, तो मेडिकल कॉलेज चाहिए यहाँ पर, और बच्चों की पढ़ाई के लिए डिग्री कॉलेज होने चाहिए अच्छे। तो इस तरह की हम लोगों की डिमांड है। बाकी ये सब चीज़ें जो है दंगा है या पोलराइजेशन है, सबको पीछे छोड़ चुके हैं। और मैं क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और हमारी पेंशन जो है वो ख़त्म हो गई 2004 के बाद से। इस बार एक पार्टी ने कहा है कि हम पुरानी पेंशन को लागू करेंगे, तो हम इस उम्मीद पर उसका साथ दे रहे हैं सभी लोग, ताकि वो हमारी पुरानी पेंशन जो है वो रिवाइव हो सके। नौजवान साथी हमारे बीच कुछ हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो अली जैदी हैगा। मैं एमपी साहब के साथ रहता हूँ, कादिर राणा जी के साथ रहता हूँ।
जी। नौजवानों के क्या मुद्दे हैं, वो क्या चाहते हैं? बस नौजवान क्या चाहेगा, अपनी इस शिक्षा के लिए चाहेगा, और क्या है। आज के टाइम में बीजेपी सरकार ने शिक्षा तो दे नहीं रही सही से, ये है। इसलिए समाजवादी के चाहती है सरकार बदले, समाजवादी सरकार आए। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल है, स्टूडेंट हूँ सर। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बीकॉम। नौजवान हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, और मैं क्या पहली बार वोट डालने वाले हो इस बार? जी सर। पहली बार वोट डालने वाले हो, तो क्या सोच के, क्या देखकर, क्या अपेक्षा है? वोट क्या देख के दो? सर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, भेदभाव बहुत हो चुका है देश में, कोई रखने को तैयार नहीं है इस टाइम कि आप मुस्लिम हो, ऐसा ऐसा होता है। ऐसा होता है? जी सर। आपके साथ हुआ आपका है? नाम क्या है? साहिल है? क्या नाम है पूरा? मोहम्मद साहिल है? ओह नहीं, ऐसा भेदभाव हो चुका है। आपके साथ हुआ है कि सुना है? मेरे साथ हुआ है सर, इतने बेरोजगारी हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो अखिलेश यादव ही आएंगे आपके। साहिल ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई नाम देखकर कि वो मुस्लिम है, इस वजह से इनको नौकरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता। ऐसा होता है क्या? और लोगों के साथ भी हुआ है? क्या नाम है? शराफत। क्या करते हैं? कपड़े का काम करता हूँ। इसी बात जो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम होने के नाते आपको किसी चीज़ में कारोबार ना कर दिया जाए या काम ना मिले, ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। बस ये भेदभाव हो रहा है, जो भैया ने बताया बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। बदलेगा कैसे ये सब? बदलने का नहीं, बदलने का जो चाहे कोई सरकार आए, बदलने का नहीं बदल। खत्म कैसे होगा? सर ये तो हम आपको ही करनी पड़ेगी। जब लिटरेसी रेट बढ़ जाएगा, लिटरेसी बढ़ेगी। क्या नाम है आपका? अहमद, बीटेक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग बीटेक, ग्रेटर नोएडा से सर। जी। लिटरेसी अगर बढ़ेगी सभी समाजों के बीच, जब लिटरेसी बढ़ेगी तो बेसिक सी बातें सब दूर हो जाएगा। जब सब एजुकेटेड होंगे, मतलब वे देखेंगे ही नहीं कि मत धर्म क्या है, पोलराइजेशन पर बढ़ेंगे नहीं सब। उसके लिटरेसी रेट बढ़ेगा, मतलब सबको देखना चाहिए कि लिटरेसी रेट डेवलप हो, हमारा एजुकेशन बढ़े। बेसिक सी बात है। मतलब जहाँ मैं पढ़ता हूँ ग्रेटर नोएडा में, अपनी क्लास में मैं अकेला मुस्लिम हूँ, फ्रेंड सर्कल सारा नॉन मुस्लिम है, अच्छी तरह रहते हैं, मतलब फैमिली की तरह है। मतलब वहाँ सारे एजुकेटेड हैं, वहाँ बात आती नहीं है हिंदू मुस्लिम की। मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि लिटरेसी बढ़ेगी तो इस तरह के हिंदू मुसलमान के मुद्दे आते हैं, चीज़ें आती हैं, वो आना कम हो जाएंगे, घट जाएंगे। जी जी बिल्कुल। तो मुजफ्फरनगर में हम थे और यहाँ के लोगों ने जो बातें कही वो आपने सुनी। एक इंटरेस्टिंग बड़ी बात निकल के आई, जो योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया हुआ है कि गर्मी हटाने वाला और शिमला बनाने वाला। तो एक भाई साहब मिले, पहलवान साहब, वो कह रहे शिमला बना दें, अच्छा टूरिज़्म बढ़ जाएगा। और नौजवानों साथियों ने जो बात कही, लिटरेसी की बात की, लिटरेसी बढ़ेगी, नफरत कम होगी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। मैं सौरभ हूँ, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। शुक्रिया।